अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFE यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 उसके पहले 4 पार्ट हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है, उसमें सिर्फ एक फंक्शंस को वर्डिंग में है उसको मैथमेटिक्स में लेकर आना है। ये तो एक आप कह लें कि आपकी टेस्टिंग है सिर्फ। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो डोमेन और रेंज के मुतालिक है। तो हम चूँकि पीछे 5 लेक्चर में बार बार डोमेन रेंज का तज़किरा करते रहे हैं, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन की डोमेन रेंज आज कैसे निकालेंगे। 4 पार्ट इस लेक्चर में करेंगे, 4 पार्ट अगले लेक्चर में करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ, कहता है पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। कहता है इसका ना फंक्शन बना के दिखाएं। फंक्शन किसका बनाना, सवाल को समझ लें। कहता है आपने पेरीमीटर जो P है, इहाता इसको कहते हैं, कहता है इसका आपने फंक्शन बनाना है। लेकिन ये किसका फंक्शन होना चाहिए, पेरीमीटर का जवाब एरिया की शक्ल में होना चाहिए। पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ एरिया, यानी पेरीमीटर का जवाब एरिया की शक्ल में आना चाहिए। मैं मिसाल इसकी यूँ दूँ, आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए मेरी बात की, कि ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर स्क्वायर की हमें पता है एक साइड को अगर हम x कह लें तो पेरीमीटर का मतलब होता है इहाता। इहाता का मतलब होता है इसकी चारों साइडों को जमा करो, x और x, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 4 बार x। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसको मैं 4x कह दूँ तो फिर भी गलत नहीं है। ये वाला जो मैंने लिखा P इज इक्वल टू 4x, ये मैंने पेरीमीटर लिखा है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स साइड, क्योंकि x साइड को शो कर रहा है। वो कहता है नहीं इस तरह ना लिखो, यहाँ पे पेरीमीटर निकले लेकिन साइड की शक्ल में ना हो, पेरीमीटर का जवाब एरिया की शक्ल में हो। तो यानी इधर कुछ ना कुछ एरिया हो, एरिया को किसी चीज़ से ज़रब दें तो जवाब पेरीमीटर का जवाब आ जाए। यानी कहता है कि मैंने पुटिंग एरिया की करनी है, पुटिंग साइड की नहीं करनी। एरिया पुट करूँ पेरीमीटर मिले, तो हम इस अपने क्वेश्चन को उस शक्ल में डालने की कोशिश करते हैं कि पेरीमीटर साइड का फंक्शन ना हो बल्कि पेरीमीटर शुड बी फंक्शन ऑफ एरिया। कैसे, पहले हमें एरिया निकाल लेना चाहिए, वहाँ से हम खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेंगे। जिसका फंक्शन हो पहले आपने वो चीज़ निकालनी है। पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन कहा गया ना, तो पहले आप एरिया निकालें। पहले बल्कि लिख लें कि लेट, एक यहाँ पॉइंट लिखें, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो x अगर एक साइड है, दिस इम्प्लाई जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा ये x स्क्वायर है, आपको पता है हमें आगे चलकर पेरीमीटर में x गायब करना है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए वहाँ पे, इसलिए आपने यहीं पे x की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं इक्वेशन को चेंज करके लिख रहा हूँ, x स्क्वायर a के बराबर है, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लूँगा तो x स्क्वायर से वो स्क्वायर रूट कट जाएगा, इधर x बचेगा। तो ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है a स्क्वायर रूट। ये मैंने चेंज करके भी लिख लिया, x इस तरफ लिख लिया ताकि खूबसूरत लगे। तो x का जवाब आपने निकाल लिया, जिसका उसने फंक्शन कहा था वहाँ से x निकाला। एरिया के कहा था एरिया इक्वल टू x किया, तो वहाँ से x निकला है आपका। ओके हो गया, आगे चलते हैं। नाउ अब किसका फंक्शन कहा गया था, अब देखें उसने किसको कहा था, पेरीमीटर को चेंज करने कहा था ना। आप लिखें नाउ पेरीमीटर, बेशक एक बार पेरीमीटर पूरा लिख लें। आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय x। दिस इम्प्लाई पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x एंड दिस इम्प्लाई P इज इक्वल टू 4x की जगह ये x की वैल्यू लगा देनी है a अंडर रूट। इधर आप बेशक लिख दें x इज इक्वल टू a अंडर रूट, ये चूँकि लगा दें यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लगा दी। तो देखें पेरीमीटर x की बजाय पेरीमीटर एरिया की शक्ल में आ गया है कि आप अगर आपको स्क्वायर का एरिया दिया गया है, आप उसका अंडर रूट लें और 4 से मल्टीप्लाई करें, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया। हालांकि पेरीमीटर वाज द फंक्शन ऑफ x साइड, बट हमने कन्वर्ट कर लिया पेरीमीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखें, बस अब शिफ्टिंग करनी है। अब वो सर्कल पे आ गया, कहता है एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस। फिर बात वही हो रही है, कहता है कि जो दायरे का रकबा है ना, वैसे तो रकबे का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का फंक्शन होता है वो, लेकिन कहता है नहीं आप एरिया को उसकी सरकमफेरेंस का फंक्शन बनाइए कि आपको सरकमफेरेंस दी हुई हो और आप वहाँ से एरिया निकालें। कैसे निकालें, तो मैंने जैसे आपको ऊपर वाले सवाल में बताया कि पहले आपने इसको हल करना है जिसका फंक्शन बताया गया है।
यहाँ पे फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस का बताया गया ना, तो आपने पहले इसको हल करना है। आपने पहले ये कह लेना है लेट आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपके पास आ गया, आर आ गया। जब आपके पास आर है दिस इम्प्लाई, अब आप ये कहिए कि जो सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस, उसका फार्मूला क्या होता है आपको वैसे याद होना चाहिए। दायरे के मुहित का फार्मूला 2πr होता है। सरकमफेरेंस ये बाहर वाली लेंथ निकालने का, उसका फार्मूला है 2πr। यानी कि अगर मैं इसका नाम सी रख देता, उसने सी रखा हुआ है, सी इज़ इक्वल टू 2πr एंड दिस इम्प्लाई, मुझे यहाँ से आर चाहिए क्योंकि बाद में एरिया आर की शक्ल में है, मुझे वहाँ आर पुट करना है। तो मैं कहूँगा दिस इम्प्लाई आर इज़ इक्वल टू, ये 2π यहाँ से नीचे आएगा, सी पे डिवाइड हो जाएगा, c/2π। तो ये आप इसको बेशक एक नाम दे दें कोई भी, यानी वन, ये नाम मैंने दे दिया इसको, ये मैंने आर निकाल लिया। लेकिन अब मैं असल सवाल की जाने बढ़ता हूँ। उसने कहा हुआ तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल है, सर्कल का एरिया, और फंक्शन होना था सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस पहले बना ली और अब एरिया पे आता हूँ। नाउ अब कहता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है πr²। यानी कि आप यूँ कहिए एरिया इज़ इक्वल टू पाई और आर। अब देखें आर नहीं रखना क्योंकि वो कहता है एरिया शुड बी फंक्शन ऑफ सी, तो आर की वैल्यू ये वाली लगाइए फिर जो सी की शक्ल की है। तो आर की वैल्यू क्या लगी? आर की जगह लगा c/2π, ऊपर हो गया स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ये पाई वैसे रहे, ये c² बटा 2 का मुरब्बा 4 और π²। तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो बनेगा पाई से 1 पाई कट जाएगा, बाकी बनेगा 1/4π और c² चाहे ऊपर लगाऊं चाहे साइड पे लगाऊं। ये नहीं, ये मेरे पास आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर कि एरिया जो r की शक्ल में था, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस बन गया। एक और सवाल आपको दिया गया इसी तर्ज का, इसमें भी आपसे यही बात पूछी गई है। कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले तो ये ज़हन में रख लें कि क्यूब का वॉल्यूम कैसे है। क्यूब एक ऐसी बंद शक्ल होती है जिसकी तीनों साइडें हर तरफ से बराबर होती हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है, ये लेंथ है उसकी, और अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो ये इसकी नीचे, वो जैसे कमर होता है ना, ये नीचे वाली बेस है इसकी, ये नीचे वाली, और फिर वो कमरा पूरा ऊपर उठाया जाता है। तो उस बेस की लेंथ कहता है कि वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम शुड बी फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो बेस का एरिया तो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। ये वाली 2 साइडें हैं ना मेरे पास, ये मैंने शक्ल बना रखी है। तो कहता है कि वॉल्यूम इस एरिया का फंक्शन होना चाहिए। तो पहले तो हम इस क्यूब को डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट x बी द साइड ऑफ, आप कह दें बेस ऑफ क्यूब, कि x जो है वो इसके बेस की एक साइड है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आप यहाँ लिख लें एरिया ऑफ बेस, जो नीचे वाली साइड है, इस नीचे वाली साइड का जो रकबा होगा वो लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्योंकि क्यूब है तो उसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है वो x² के बराबर हो गया। मुझे बाद में x की ज़रूरत पड़नी है, मैं यहाँ से x का जवाब निकाल लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू √a, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से आगे मुझे क्या करना है? अब किसका फंक्शन पूछा गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आप कहें नाउ, जो वॉल्यूम होता है आपको पता है, वॉल्यूम लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लेकिन इस केस में तो तीनों चीज़ें सेम है, लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, हाइट भी वही है। x मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू x का क्यूब एंड दिस इम्प्लाई वॉल्यूम इज़ इक्वल टू x की जगह वो x वाली कीमत लगा दें, a√, ऊपर पावर 3, और मैक्सिमम ये होगा कि ये 1/2 है, ऊपर 3 है, तो a की पावर हो जाएगा 3/2।
2, तो ये वॉल्यूम आपका एरिया का फंक्शन बन गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हल होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, कैलकुलेशन आपसे करवाई गई है, सिर्फ फंक्शन पूछा गया कि आप फंक्शन जो फंक्शन असल है कहता वो ना रखें, कोई नया फंक्शन ले आएँ। तो हमें पेरीमीटर तो 4x होता था, लेकिन वो कहता नहीं आप इस एरिया में ले आएँ। तो एरिया में लाने के लिए हमने क्या किया, हम पहले एरिया वाले फार्मूले से x निकाल ली और उसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, एरिया की शक्ल में जवाब आ गया। ये मेरा सर्कमफेरेंस की शक्ल में जवाब आया, ये मेरा फिर एरिया की शक्ल में जवाब आ गया। अब बढ़ते हैं अपने असल क्वेश्चन की जानिब जो डोमेन और रेंज का है। ये देखें, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, g(x) = 2x - 5। अच्छा, इस क्वेश्चन के हमें कहा गया है कि आपने डोमेन निकालनी है, आपने रेंज निकालनी है, और साथ हमें ये कहा गया है कि आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। अच्छा, ग्राफ ड्रा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डोमेन और रेंज में अगर हम ग्राफ ड्रा करते रहे ना तो दो फ़ायदे होंगे। एक, हमें ग्राफ बनाना आ जाएगा क्योंकि आगे चलकर बहुत ग्राफ बनाने हैं, और दूसरी बात यह है कि डोमेन रेंज का कंसेप्ट भी सही तरह मिलता है। लिहाजा पहले वाले क्वेश्चन तो मैं थोड़े स्लो होकर करूँगा, आगे वाले फिर तेज़ होते जाएंगे। तो ज़रा सुने कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। अच्छा, ये ग्राफ इस पे ना, इस फंक्शन पे पहले नज़र दौड़ाएं। आपको कुछ याद आ रहा है? हमने फंक्शंस की टाइप की थी और वहाँ हमने पढ़ा था कि ये कौन सा फंक्शन है भला, सोचें। ये फंक्शन बन रहा है वहाँ से, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की एक टाइप थी, लीनियर फंक्शन, ये वो वाला बन रहा है, यानी जिसकी डिग्री 1 हुआ करती थी। और लीनियर फंक्शन के बारे में वैसे आपको याद है डोमेन रेंज क्या होती है? लीनियर फंक्शन में हर नंबर पुट हो सकता था। मुझे ज़ुबान नहीं पता है कि इसकी डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो लीनियर फंक्शन था वो हर जगह जवाब भी देता था। इसका मतलब मुझे वैसे ही पता है कि इसकी रेंज भी फुल सेट ऑफ रियल नंबर है। इस फंक्शन की डोमेन भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये हर नंबर, कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको ये कह कर नहीं आप यहाँ पुट नहीं कर सकते। एवरी नंबर कैन बी पुट। और जवाब में जमा वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, ज़ीरो भी जवाब में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। लेकिन मैं ग्राफ बना के फिर बताऊँगा कि देखना वही जवाब आएगा। कैसे, ज़रा देखें। इसका ग्राफ बनाने के लिए 4-5 पॉइंट बना लिया करें। सबसे पहले तो चेक किया करें, किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए ना ज़ीरो पुट करके देखा करें, क्या ज़ीरो पुट होता है। मैं यहाँ पे इसमें ज़ीरो पुट करता हूँ, ये देखें 0। अगर x की जगह 0 पुट करूँगा, 2 0 0, 0 - 5, y का जवाब आएगा -5। यानी जब मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y का जवाब आया -5। अच्छा, 0 - 5, x की जगह 0 था तो y का जवाब -5। ये मैंने 2 2 की शक्ल में लिख रखा है, 2 4 6 8, इधर भी -2 4 माइनस, और इधर भी प्लस के, नीचे माइनस के। अच्छा, मुझे 0 पे -5 मिला है ना, तो -4 यहाँ यहाँ कहीं सेंटर में पॉइंट है, ये है मेरा -5 का पॉइंट। एक और पॉइंट लेते हैं। अच्छा, अब मैं पुट करता हूँ इसमें प्लस का 1, देखते हैं क्या होता है। प्लस का 1 पुट करूँ, 2 1 2 हो गया, -5, बाकी कितना बचा, -3 बचा। यानी कि अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो y का जवाब -3 आता है। x की जगह 1 तो 0 से 2, यहाँ सेंटर में 1 होना है, तो y का जवाब -3 है। तो -2 -4 यहाँ पे कहीं, ये तकरीबन ये है वो जगह जहाँ पे मुझे -3 मिलेगा। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा नंबर पुट करते हैं। मैं कहता हूँ 3 पुट कर लेते हैं, ज़रा देखें क्या होता है। अगर मैंने 3 पुट किया तो 3 2 6 में से 5 गया, बाकी 1 बचता है। x 3 पुट करूं तो y का 1 आता है। देखें x का 3 कहाँ पे है, 2 4, यहाँ सेंटर में 3 है, तो y का ऊपर 1 है, तो वहाँ पर 2 है ना, यहाँ पे है तकरीबन। इसका मतलब ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, इस जगह पर। मैं एक और काम करता हूँ, एक पॉइंट और पुट कर लेता हूँ। अब थोड़ा बड़ा पॉइंट पुट कर लेते हैं, तकरीबन हम पुट कर लेते हैं इसमें 6 पुट करते हैं। x की जगह 6 पुट किया, 6 2 12, 12 में से 5 गया, बाकी कितने बचे, 7, तो y का जवाब 7 आता है। अगर x की जगह मैं 6 पुट करूं तो y का 7 आता है। देखें, x की जगह 6 पुट किया, y का 7 कहाँ पे है, 6 वहाँ पे 8 है, इसके दरमियान में 7 है, तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये है वो पोजीशन तकरीबन। अच्छा, ज़रा यहाँ से नीचे आते हैं। अब ज़रा कुछ मनफी वाले पुट करके देखें। इसमें हम एक नंबर माइनस का पुट करते हैं। मैं यहाँ पे अब माइनस का 1 पुट कर देता हूँ। जैसे ही मैं -1 पुट करूँगा, क्या होगा, 2 1 2 -2 -5, y का जवाब कितना आया, -7। -1, 0 से पीछे माइनस है, -1 पुट करने पे जवाब -7 मिला, 6 और 8 के दरमियान में, तकरीबन यहाँ कहीं जवाब मिला।
अच्छा, मैंने वहाँ एक बात की थी कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा सीधी लाइन होता है। अब देख लें, ये पॉइंट बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं। अब मुझे वैसे ही पता है। अच्छा, ये -1 पे मुझे मिला है -7। अच्छा, मैं अगर -4 पुट कर लूँ, एक और नंबर पुट कर देते हैं। -4 पुट करूँगा ना, 4 2 8, -8, -5, 8 5 13, -13 बनते हैं। -4 पे 12 और 1 13, तकरीबन ये -4 यहाँ पे आएगा और 13 यहाँ पे आएगा, तकरीबन इस जगह पर पॉइंट बनता है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो आप लोग गौर करें कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। अब ज़रा ये देखें, इसका जो ग्राफ है ये मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ इस तरह, यानी ये ग्राफ ऊपर भी जा रहा है यहाँ से और नीचे भी जा रहा है। ऊपर भी बढ़ता चला जाएगा, नीचे भी बढ़ता चला जाएगा। तो पता ये चला कि x में 0 भी पुट कर लिया था, जमा वाले भी पुट होते जाएंगे, हर जमा के बदले में ऊपर जवाब आएगा। माइनस वाले भी पुट करता जाऊंगा, हर माइनस वाले के बदले नीचे जवाब आएगा। इसका मतलब डोमेन होल सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि हर नंबर पुट किया जाता है और जवाब हमेशा y एक्सिस देखना होता है। तो यहाँ से देखने ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, ग्राफ नीचे भी जा रहा है, ये देखो इन्फिनिटी तक जाएगा, लिहाजा इसकी रेंज भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है। तो लिहाजा इसको ऐसे अब लिखेंगे, मैं कहूँगा डोमेन इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूंगा होल सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर इसको इस तरह नहीं लिखना, इस तरह लिखना है तो ऐसे लिख लें, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। ये लें, ये आपकी डोमेन है इसकी। और जो आपकी रेंज होगी आप ऐसे लिखें, रेंज, इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी होल सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि पूरा y एक्सिस इसमें कवर हो जाएगा, और वो भी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होल सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये मुझे देखकर ही पता चल गया था, लेकिन आपने जब ग्राफ बना लिया तो ग्राफ बनाने के बाद तो फिर और सूरत हाल वाज़ेह हो गई। अच्छा, ये हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट है। अच्छा, इस सवाल पे गौर करें, ये एक सवाल है जो पहले वाले एग्जाम्पल में नहीं आया था, तो इसको अब आपने मज़ीद क्लैरिफाई कर लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो नुक्ते हैं यहाँ पे। एक नुक्ता ये है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और फिर इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, ये हमें जानना है। अच्छा, स्क्वायर रूट के बारे में मैंने एक बार पहले भी किसी लेक्चर में ज़िक्र किया था कि ये याद रखें कि स्क्वायर रूट के नीचे जो रकम होती है ना, या इसका जो जवाब होता है, ये हमेशा >= 0 होता है। स्क्वायर रूट का जवाब कभी नेगेटिव नहीं आता। मैंने आपको वहाँ एग्जांपल में बताया भी था कि अगर इसका 4 का स्क्वायर रूट आपने लेना है ना, तो ये कभी नहीं कहना भूल करके ये +-2 हो गया, नहीं, ये ओनली +2 है। अंडर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ये बात याद रखना। अभी आगे चलकर ये इसकी मैं वजाहत भी कर लेता हूँ। ये नॉन नेगेटिव है, ये कभी अंडर रूट का जवाब माइनस में नहीं आता, एक बात। और दूसरी बात, हमें ये पता है कि अंडर रूट के नीचे कभी माइनस वाली रकम नहीं आ सकती। अगर हमने माइनस वाली रकम लिखी तो फ़ौरन हमारा जो क्वेश्चन है वो तो एरर दे देगा, क्योंकि माइनस वाली रकम का रियल नंबर में एटलीस्ट आंसर नहीं आता, ये तो इमेजिनरी आंसर होता है। दो बातें, स्क्वायर रूट इज़ अ नॉन नेगेटिव यानी >= 0, और मॉड भी मैंने आपको वहाँ बताया था कि वो भी 0 से बड़ा होता है, क्योंकि वो भी हर रकम को प्लस कर देता है, चाहे माइनस वाली हो उसको भी प्लस करता है, प्लस वाली हो तो वो तो वैसे ही प्लस है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपके पास। तो इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज चेक करने के लिए मुझे ये पता है कि क्योंकि इसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जज़र कभी भी मनफी का जवाब नहीं देती, तो लिहाजा ये बात तो तय हो जाती है कि इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से ऑनवर्ड, यानी जिनको हम नॉन नेगेटिव कहते हैं। और इसकी जो डोमेन है अलबत्ता वो देखना पड़ेगी, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो कौन से नंबर हैं जिनको पुट करने पर कहीं जज़र के नीचे मनफी तो नहीं बन जाता। अगर किसी नंबर को पुट करने पे जज़र के नीचे माइनस बन जाता है तो वो नंबर पुट नहीं हो सकता। मैं आपको वजाहत कर दूं और फिर आगे चलते हैं। दो तरीके, पहले सिंपली फिर ऑफिशियली, दोनों मेथड से बात करेंगे। देखें, ये मेरे पास मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, इसके ऊपर यहाँ 0 है, यहाँ पे इसके ऊपर 2 है, यहाँ पे -2 है, ऑनवर्ड आगे -3 भी है, इधर आगे 3 भी है, खैर चलते जाएंगे। तो मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन पुट होता है। देखें ज़रा गौर कीजिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में 0 पुट करूँ तो क्या 0 पुट हो सकता है। ये देखें क्वेश्चन क्या है, x² - 4, तो x की जगह मैंने 0 लगाया, आगे -4, तो जवाब तो -4 आया। तो अभी मैंने कहा
कि अंडर रूट के नीचे माइनस नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तो गलत बात हो गई। पता चला 0 दर्ज नहीं हो सकता इसमें, 0 इसकी डोमेन में नहीं है कम से कम। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलकर मैं देखता हूँ कि 1 की क्या सूरत हाल है, +1 की। अगर मैंने +1 इसकी जगह लगाया, x की जगह 1 का स्क्वायर 1 -4, जवाब क्या आएगा -3। ये फिर क्रॉस हो गया, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, 2 से थोड़ा सा पीछे रहता हूँ, 1.99 करता हूँ। अच्छा 1.9 का जो स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी जगह 1.9 लगाऊंगा, 1.9 का स्क्वायर मैं कहता हूँ 3.8 के लगभग आ जाएगा। तो 3.8 -4, जवाब तो फिर भी कुछ ना कुछ माइनस का बच जाएगा ना। तो पता चला कि 2 से थोड़ा सा भी पीछे होंगे तो जवाब माइनस में आ जाएगा, तो माइनस की जगह तो नहीं ना आ सकती। इसका मतलब वो भी कैंसिल, यानी ये वाला इलाका कैंसिल होता जा रहा है। अच्छा 2 चेक करें, 2 के बारे में क्या ख्याल है। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 का मुरब्बा 4 होगा, 4 - 4 बाकी बचेगा 0। हाँ 0 की जगह तो होती है 0, ओके। इसका मतलब 2 ओके है, लेकिन 2 से पीछे वाले कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वो नहीं आ सकते मेरी डोमेन में। ये अब मैं एक वो तरीका कर रहा हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ अपने तरीके से कि मेरे कौन से नंबर पुट हो सकते हैं। अच्छा 2 से अगला 3 है, 3 पुट करूँ। देखिए 3 यहाँ पुट करूँगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 - 4 बाकी बचेगा 5 की कुछ ना कुछ जगह तो आ ही जाएगी ना, ओके। तो 4 पुट करूँगा 5। अब मैं यहाँ से आगे कोई भी नंबर पुट करूँगा ना, 3, 4, 5, 6, 7, वो 7 का मुरब्बा 49 होगा, 49 - 4 बाकी 45। यानी अब बाकी रकमें पॉजिटिव की ही बचेंगी, अब नेगेटिव की रकम नहीं बचेगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आगे वाले तो सारे मेरे जवाब में शामिल हैं, 2 भी शामिल हैं, लेकिन सॉरी डोमेन में शामिल है, वो मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन 2 से पीछे वाले मैं ये नहीं पुट कर सकता था। अच्छा थोड़ा पीछे आते हैं, ज़रा -1 को देखते हैं। अगर मैंने x की जगह -1 लगाया तो वही सूरत हाल फिर होनी है, -1 का स्क्वायर और आगे -4 है, इसका स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर +1 होना है, तो वही पहले की तरह -3 बच जाना है। इसका मतलब ये वाला भी पुट नहीं हो सकता, वही सूरत हाल रहनी है, क्योंकि मुरब्बा है ना। इसका मतलब ये 2 के करीब आते तक पुट नहीं होना, लेकिन -2 पुट हो जाएगा, क्योंकि -2 का जो स्क्वायर होना है और आगे -4 है। इसकी जब मैं ज़्यादा लेना चाहूँगा तो -2 का स्क्वायर +4 होना है और आगे -4, तो ये देखें जवाब 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये -2 भी पुट हो सकता है। -2 से आगे अगर मैं -3 पे जाऊंगा, इसमें -3 पुट करूंगा तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4, ये देखें फिर 5 आ गया। इसका मतलब ये भी पुट हो सकता है। अब यहाँ से इधर वाले भी पुट हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इधर वाले हैं माइनस के, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा और उसमें से 4 माइनस भी हुआ, फिर भी जवाब बाकी जमा का बचेगा। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन था ना, ये वाला, ये एक ऐसा हिस्सा है कि इस हिस्से में से अगर मैंने कोई नंबर पुट किया तो जवाब माइनस में आता और माइनस की जगह नहीं आती। तो पता चला कि पूरी रियल लाइन में से सिर्फ -2 और 2 के दरमियान वाले नंबर मेरी डोमेन में शामिल नहीं है। यहाँ से इधर वाले भी शामिल हैं, यहाँ से इधर वाले भी शामिल हैं। अब कन्फर्म हुई ना आपको बात कि डोमेन में कैसे पता लगाया जाए कि कौन शामिल है कौन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में ये बीच वाला हिस्सा शामिल नहीं हो रहा, बाकी तो सारा कुछ शामिल हो रहा है। अब सवाल की जाने बढ़ते हैं, ऑफिशियली कैसे करेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं डोमेन फाइनल कर ही दूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब डोमेन कैसे निकालते हैं, देखें इस फंक्शन की जब डोमेन निकलेगी उसके लिए एक बात तय हो चुकी कि अंडर रूट के नीचे जो रकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वो 0 से बड़ी या 0 होनी चाहिए थी, मनफी नहीं आना चाहिए टोटल जवाब। इसलिए मैं पुट कर करके देख रहा था कि किसको पुट करूं कि जवाब जमा में आता है, किसको पुट करूं जवाब माइनस में आता है। मुझे पता चल चुका है ये बीच वाला 2 और -2 के दरमियान वाले हिस्से पे जवाब माइनस में बचता है, लिहाजा वो नहीं पुट करूँगा, इधर वाले भी करूँगा, इधर वाले भी करूँगा। लेकिन यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर पुट कर करके निकाली ना, ये हम फ़ौरन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ज़रा यहाँ देखें। आपने सबसे पहला जब भी जज़र वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कभी भी और इसकी डोमेन रेंज निकालना पड़े, तो आपने कहना है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो रकम है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल काम यही करना है कि आपने इस रकम को ग्रेटर और इक्वल टू 0 कह देना है। जो ये वाली रकम है आपकी x², यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने कहना है कि x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, आपने ये कर देना है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, जब ये 0 से बड़ा है तो इसको ऐसे कर लें x² और ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा,
अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी लिया और इस तरफ भी लिया। तो मैं बारहा कह चुका हूँ कि अंडर रूट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे होना पता है क्या है, यहाँ पे होना ये है कि इस तरफ जब इसकी जज़र कटेगी तो चूँकि x वेरिएबल है, इसके साथ तो जमा माइनस लगेगा, बल्कि मैं यूँ लगा देता हूँ, मॉड लगा देता हूँ कि मॉड का मतलब भी जमा माइनस होता है। देखें प्लस माइनस, मॉड का मतलब भी प्लस माइनस, लेकिन अंडर रूट की जो रकम है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। जो हम वहाँ लगाया करते हैं ना, मैं ये वजाहत करता चलूँ कि जब कभी हमारे पास इस तरह होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ जज़र लेते थे, तो जज़र लेने पर हम कहते थे कि जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। असल में ये प्लस माइनस इधर नहीं लगता था, होती कहानी इस तरह से है कि ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, इधर 4 का अंडर रूट है, इधर वाला तो 2 ही आता है, लेकिन प्लस माइनस इसके साथ लगता है। तो वो चूंकि दरमियान में होता ही इक्वल है, फ़र्क नहीं पड़ता इधर लगाएं या उधर लगाएं, बात वही रहती है, क्योंकि उधर शिफ्ट हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इनइक्वालिटी आती है तो फिर फ़र्क पड़ेगा। आपने इधर लगाया और बात है, उधर लगाया और बात है, उसमें साइन चेंज हो जाता है शिफ्ट होने पर। इसका तो शिफ्ट होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शिफ्ट होगा तो दरमियान वाला बदल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अब आपने इनइक्वालिटी में इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है। आपने इसको कैंसिल किया, इधर जमा माइनस लगाना था। मैं कहता हूँ मैं जमा माइनस के बजाय मॉड लगा देता हूँ। मॉड का मतलब भी यही होता है, जमा की वैल्यू और एक्स दोनों की वैल्यू है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की 2 वैल्यू हैं। अब मैं अगर लिख भी दूँ, एक मेरे पास चले मैं प्लस माइनस लगा देता हूँ, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बात ये होगी, अब देखें कि 2 हिस्से करना पड़ेंगे मुझे। मैं 2 हिस्से यहाँ पे इधर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे डोमेन रेंज भी लिखनी है। तो ऐसे लिख देता हूँ, एक बार होगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, दूसरा हिस्सा होगा माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2। देखें ये तो उसी तरह रहेगा, लेकिन इसका माइनस जब उधर जाएगा तो ये लेस आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्या पता चला, ये माइनस उधर चला गया, ये देखें माइनस क्रॉस करके उधर गया ना, ये लेस हो गया, सिंबल चेंज हो गया। अब देखें, अब इस तरह बन चुका है ऐसे, ये जो 2 है ये पीछे रह गया और जो -2 है वो आगे रह गया। अब इस बात को समझ लें कि आपको समझ आ जाएगी कि x 2 से बड़ा है, ये देखें 2 से बड़ा है x, ये देखें 2 से आगे वाले सारे, और -2 से छोटा है, ये दरम्यान में पड़ा हुआ है ना, ये देखें -2 से पीछे वाले -2 से छोटे होते हैं, और बराबर भी है, मतलब -2 भी शामिल है, मैंने इसको शामिल किया हुआ है। तो इस तरह हम डोमेन अपनी निकाल सकते हैं। लिहाजा यहाँ से मेरी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, अब मैं लिख दूँगा डोमेन इज़ इक्वल टू क्या होगी भला, यहाँ से देखें इधर माइनस वाली साइड से चलती चलती -2 तक आएगी, ऐसे लिखूँगा -∞ से लेकर -2 तक, इधर ओपन -2 पे क्लोज यूनियन, फिर बीच वाला हिस्सा डोमेन में नहीं होगा, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे क्लोज लगाऊंगा, कॉमा, फिर आगे फुल होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऐसे मेरे पास ये जवाब आएगा। ये मेरी डोमेन है इस फंक्शन की। आपने हल इस तरह करना है, ये हिस्सा आपने नहीं करना पेपर में जो क्वेश्चन हल करते हुए, ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। आपने ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे पहुँचा और मैंने यहाँ से नीचे के बजाय मैंने आगे लिख दिया, तो वो चीज़ आपने लिखनी है ताकि आपने ये पॉइंट्स निकालने हैं। बेशक यहीं पे आप देख लें कि x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, और लेस देन -2 है, -2 से छोटा है। बेशक ये चीज़ आप ना भी लिखें, दैट्स ओके। ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी रेंज की जानिब। इसकी रेंज क्या है? अब इसकी रेंज बहुत आसान है। अंडर रूट, अब आपको यहाँ भी पता चल चुका है अंडर रूट की रकम पॉजिटिव होती है, लिहाजा अंडर रूट का जवाब हमेशा पॉजिटिव है। मुझे वैसे ही पता है कि इसकी रेंज पॉजिटिव है, 0 से लेकर इसकी रेंज पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। जज़र का जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये याद रखिएगा। जज़र के अंदर कोई भी फंक्शन है उसकी रेंज पॉजिटिव रखनी है आपने। यहाँ आप हल करके देख लें, आप ग्राफ बना के देख लें। 2-3 पॉइंट्स लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फिर अब इसके ग्राफ में पहला पॉइंट मैं पुट करता हूँ। ये सेंटर वाले तो पुट कर नहीं सकता, 2 पुट कर सकता हूँ। देखें मैं 2 पुट करता हूँ। जब मैं 2 पुट करूँगा जवाब क्या आएगा? 0। ये देखें यहाँ पे 2 है ना, मैंने x की जगह 2 पुट किया तो जवाब मुझे 0 मिला। यहीं पे पॉइंट मिलेगा, ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता। फिर 2 से आगे 3 पुट करूँगा। ये देखें 3 पुट करूँगा, 3 3 9, 9 में से 4 गया, बाकी कितने बचे? 5। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 3 3 9 में से 4 गए, बाकी बचे 5। तो 5 की जो जज़र है हमारे पास वो इस तरह से आती है, आप कैलकुलेटर पे निकालें। √5 आती है 2.23, यानी 2.23 का मतलब क्या हुआ कि 2 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे हो जाएगा, तो 2.23 तकरीबन पॉइंट बनता है यहाँ पर।
और अगर मैं यहाँ से आगे चला जाऊँ ना, मैं 4 पुट कर दूँ, चलें ये भी देख लेते हैं। अगर मैंने 4 पुट कर दिया तो 4 4 16 में से 4 गए, बाकी 12 बच गए। तो √12 कर लें आप, 3.46 बनता है, यानी कि 4 पुट करने पे 3 से थोड़ा सा ऊपर 3.5 के करीब तर पहुँचना है। इसका मतलब ये है कि ग्राफ इधर जा रहा है, तकरीबन इस साइड में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ग्राफ आपका, इस तरह यहाँ से। और अगर ये 4 पे मेरा ये सॉरी क्या आया था, 3 पे 5 नहीं आया था, √5 आया था, ये आपने निकाल लेना। ये √12 है, मैंने उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लिया। अच्छा, इधर कुछ माइनस वाले भी पुट कर सकते हैं, बीच वाले तो पुट हो नहीं सकते, -2 पुट हो सकता है। -2 पुट करूँगा ये, तो फिर जवाब -2 का मुरब्बा, 4 में से 4 गया 0, -2 पे फिर 0 आया। इसका मतलब, और जिस तरह यहाँ पे 3 पे √5 आया था, -3 पे भी वही बात है, 3 3 9 में से 4 गए, तो बाकी क्या बचा, √5 मतलब 2.23 तकरीबन यहाँ पे इसके इक्वल। ये देखें 3 के ऊपर तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बना, और इसी तरह 4 के ऊपर जैसे पहले पॉइंट बना। तो ये ग्राफ अब ये इस तरह बन जाएगा, इस साइड से ग्राफ बनेगा ये ऐसे करके। तो इसका जो ग्राफ है यहाँ से इधर जाता है, यहाँ से इधर जाता है, ये फुल आगे जाएगा, दोनों साइडों में 0 को टच ज़रूर करेगा, 0 को टच करके ऊपर निकलेगा ये ग्राफ। तो चूँकि ऊपर फुल जा रहा है, जितना आप x बड़ा करते जाएंगे ये अप टू अप होता चला जाएगा, तो 0 से अबव वाले तो जवाब आएंगे। आप इधर वाला कोई भी नंबर पुट करें, ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे नहीं आता, लिहाजा इसकी रेंज 0 शामिल है, 0 भी आ रहा है जवाब में, और 0 से ऊपर वाले नंबर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चन की समझ आ गई है। इस तरह के मेरे पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया है, आपको इसका पता चल जाए कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन को किस तरह हल किया जाता है। ये अब अगला क्वेश्चन देख लें। तो ये भी उसी तरह x+1 होल अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है उसका। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए आपने वही काम करना है। अब मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे था। आपने अंदर वाली रकम को > 0 रखना है, इसका मतलब x इज़ > -1। अच्छा, इसमें सिंपल पॉइंट आ गया कि -1 से बड़े पुट हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है, इससे छोटे नहीं हो सकते। नंबर लाइन पे देख लें, ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पीछे -1 है, -2 है, -3 है। अब यहाँ पे ये आया कि -1 से बड़े, यानी -1 भी शामिल है। हम चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं अगर -1 पुट करूँगा x की जगह, -1 + 1 0 जवाब आएगा, 0 की जगह भी 0 होना है, ये ओके है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं इससे कोई बड़ा पुट करता हूँ, साथ साथ चेक भी करते जाते हैं। -1 पुट किया है मैंने x की जगह, तो जवाब मुझे 0 मिला है। ये -1 तकरीबन यहाँ पे है, तो जवाब भी यहीं पे मिला है, 0 पे मिला है मुझे। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इससे थोड़ा अगला पॉइंट पुट कर लेता हूँ। -1 से थोड़ा अगला कौन है, 0। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो बाकी 1 बचेगा, 0 + 1, 1 की जगह भी 1 आती है। 0 पुट करने पे 1 मिला, ये 1 2 तकरीबन यहाँ पे 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पुट करता तकरीबन 3 पुट कर देता, x की जगह 3 पुट करूँ तो 3 + 1 4, 4 की जगह 2 आएगी। x की जगह 2 3 पुट करने पे y का जवाब 2 आया, तो तकरीबन जवाब मेरा आया है इस जगह पर। हाँ ठीक है, इस जगह पर आया जवाब मेरा तकरीबन। और यहाँ से आगे मूव करूँ, अगर मैं पुट कर देता 8 पुट कर देता, एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं 8 पुट करता, 8 + 1 9, 9 का अंडर रूट कितना आता, 3 आता। 8 पुट करने पे 3 आया, तो 2 के ऊपर 3 तकरीबन यहाँ पे है, तो तकरीबन इस जगह पर। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ यहाँ से इधर जा रहा है। अच्छा, ज़रा मनफी वाले पुट -1 से पीछे चेक कर लें कि क्या -1 से पीछे वाले पुट होते हैं या नहीं होते। अब ये हमने चेक करना है, देख लेते हैं हम क्या -1 से पीछे वाले पुट होते हैं। -1 यहाँ तो आया कि -1 से बड़े पुट करने हैं, -1 है, उससे छोटे आपने पुट नहीं करने। तो हम मज़ीद देखते हैं कि -1 से पीछे -2 है ना, तो -2 हम पुट करें यहाँ पे। देखें, x की जगह -2 लगाऊँ, -2 + 1, -1 नहीं बचता, तो -1 की जो जगह है वो तो फिर आएगी नहीं। अगर मैं यहाँ -2 लगाऊँ, -3 लगा दूँ, -3 + 1 -2 बच जाएगा। मैं -10 लगाता हूँ, -10 जब एक -9 बच जाएगा, तो -9 फिर वो तो इमेजिनरी बन गया। इसका मतलब ये वाकई बात दुरुस्त है कि -1 से पीछे वाले नंबर इसमें कम से कम पुट नहीं हो सकते। तो इस ग्राफ को देखें ज़रा, अब ये ग्राफ किधर जा रहा है। बस ये ग्राफ तो आर्जी बन रहे हैं, आप सही स्केल से बनाएंगे तो फिर ये सही बनेंगे। ये ग्राफ मेरा इस तरह जा रहा है, इस तरफ, तो स्टार्ट 0 से हुआ है और 0 से आगे जा रहा है ये ग्राफ मेरा। तो लेकिन ये है कि
ज़ीरो से मैं जब नीचे आया हूँ, मैंने -1 पे इसने मुझे ज़ीरो दिया था, लेकिन उससे पीछे ये मुझे जवाब देता ही नहीं ये वाला फंक्शन, उससे पीछे ये तो इमेजिनरी हो जाता है। मतलब पुट्टी मैं यहाँ से आगे कर सकता हूँ, तो यहाँ से आगे मैं देख रहा हूँ कि ग्राफ यहाँ से चल के आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर ही उठ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऊपर चलता चलता पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन ग्राफ कम से कम इस लाइन को क्रॉस करके नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ये उधर जा रहा है ग्राफ। तो दो बातें तय हो गई कि इसकी रेंज भी ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। मैंने आपको शुरू में बताई, पिछले क्वेश्चन में बताई, जज़र का आइंदा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसकी रेंज ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, वैसे ही ज़बानी याद रख लेना। तो इसकी जो डोमेन थी, अगर मैं अब डोमेन इसकी लिख दूँ कि डोमेन इज़ इक्वल टू, देखें डोमेन क्या है, -1 से आगे वाले नंबर, इससे पीछे तो नहीं है ना, तो यूँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -1 शामिल है, ये शामिल नहीं है, ये है इसकी डोमेन। और x की शक्ल में लिखना होता तो ऐसे लिखते, हम कहते हैं -1 इज़ लेस आर इक्वल टू x, x इज़ लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ इक्वल लगाया, यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि अब -1 शामिल है, वो शामिल नहीं है। रेंज तो अब हमें ज़बानी याद हो चुकी है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। 0 भी शामिल होता है और ये शामिल नहीं है। ऐसे लिखना हो तो 0 इज़ लेस आर इक्वल टू x, x इज़ लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से ऊपर इसका ग्राफ भी बना दिया हमने, ग्राफ से हमें वैसे ही शो हो रहा है कि इसका आंसर किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। आगे मूव करते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का कि g ऑफ x इक्वल टू x - 3 मॉड। देख लें, मैंने मॉड का वहाँ भी बनाया था फंक्शन, उसमें x मॉड मैंने बनाया था, और v शेप बना था ग्राफ, आपको याद होगा। और उसकी भी जो रेंज थी, वो रेंज क्या थी, यहाँ से ऐसे हुआ था v, यानी 0 से ऊपर। अंडर रूट भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं 0 से ऊपर, और मॉड वाला भी हमेशा, क्योंकि मॉड मनफी को भी पॉजिटिव कर देता है, वो कभी आने ही नहीं देता नीचे, मॉड कभी जवाब माइनस में नहीं आने देता। तो इसकी भी जो रेंज है वो ज़बानी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेंगे, इसकी भी जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी आपने लिख देनी है, 0 भी शामिल है। और इसकी जो डोमेन है, मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया कि जो मॉड वाले फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन होल सेट ऑफ रियल नंबर होती है, होल सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि इसको -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा जाता है। ऐसा क्यों है आप चेक कर लें। 3-4 पॉइंट्स आपको अब ग्राफ बनाते वक्त आपने देखना होता है। सबसे पहले 0 पुट किया करें। क्या 0 पुट होता है? यस, 0 पुट करूँगा तो देखें x की जगह 0, आगे -3 पूरे का मॉड है, तो जवाब क्या आएगा, -3 का मॉड, और फिर क्या बचेगा, +3। जब मैं 0 पुट करूँ तो y का जवाब +3 आता है। देखें 0 पुट करने पे +3, ये है, यहाँ पे मुझे +3 मिलेगा। आप 1 पुट करके देख लें, 1 पुट करूँगा -2 बचेगा, -2 का मॉड +2 आएगा, यानी 1 पुट करने पे जवाब क्या मिला, +2 मिला, 1 पुट करने पे +2 मिला। अच्छा, आप 2 पुट करके देख लें, 2 पुट करूँगा, 2 -3, माइनस का 1 बचा, ये देखें 2 - 3 होल मॉड, माइनस का 1 का मॉड, प्लस का 1 हो गया। 2 पुट करने पे +1 मिला तकरीबन इस जगह पर। ओके, अच्छा हमने जब 2 पुट किया तो जवाब 1 मिला। अच्छा 3 भी पुट करके देख लें, 3 पुट करता हूँ, 3 - 3 0, 0 का मॉड 0, 3 यहाँ पे है, 3 पुट करने पे मुझे क्या मिला, 0 मिला। 4 पुट कर लें, अच्छा 4 पुट करूँगा, 4 - 1, बाकी कितना बचा, 1, 1 का मॉड 1, 4 पुट करूँ तो 1 मिलता है, यानी ये यहाँ पे मिलेगा मुझे। 5 पुट करूँ, ये 4 पे 1 मिला, 5 पुट करूँ, 5 - 3 2, 2 का मॉड 2 बन गया, क्योंकि ये देखें ना 5 - 3 होल मॉड 2 बच गया, 2 का मॉड वो तो 2 ही बना ना, तो 5 यहाँ पे है, 4 6 है ना 5, तो इसका तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें, तो आपको अब नज़र आ ही रहा होगा कि ये ग्राफ तो वी शेप ही बनने जा रहा है। और अच्छा 0 से पीछे भी करके देख लें, कोई 2-3 कर लें, माइनस का आप कर लें, -4 कर लें, -4 करेंगे, -4 -3, देखें -4 -3 पूरे का मॉड, अंदर -7 पूरे का मॉड, +7, -4 पे 7 आता है, ये मैं देख लेता हूँ, माइनस का ये 4 है ना, -4 पे 7 तकरीबन यहाँ पे आता है, इस जगह पर आता है। तो यानी हमेशा आपका जवाब पॉजिटिव आना है, क्योंकि मॉड है वो तो हमेशा पॉजिटिव करेगा, और ये बनेगा भी वी शेप, मैंने वहाँ बताया था कि वी शेप बनता है, तो ये देखें, लेकिन अब वी शेप यहाँ पे बनने जा रही है इस जगह पर, और इधर से इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, ये वी शेप बनेगा। लेकिन अब 3 पे वी शेप बनी है, क्योंकि वो 3 माइनस हो चुका था ना, 0 के बजाय थोड़ा पीछे हट गया।
अगर प्लस होता तो इधर हो जाता, बस ये है। लेकिन 0 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, लिहाजा इसलिए मैंने कहा है इसकी जो रेंज है वो 0 से ऊपर है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैं हर नंबर पुट कर रहा हूँ, देखें मैं पॉजिटिव वाले भी पुट कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव वाले भी पुट कर रहा हूँ, जवाब आ रहा है, हर नंबर पे जवाब आ रहा है। लिहाजा इसकी जो डोमेन है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर है। इन क्वेश्चनों पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।